स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे पहले चरण के चुनाव की। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान 27 तारीख को होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में 5 जिलों पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिमी मिदनापुर की 30 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन के बीच ये मुकाबला है। झारखंड से सटे इन इलाकों में ममता की भी पैठ है। तो 2019 के आम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के साथ बीजेपी भी खुद को बड़ा दावेदार मानकर चल रही है। 2016 में पुरुलिया की 9 सीटों में से टीएमसी ने 7 सीटें जीती थीं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई, जबकि कांग्रेस ने भी 2016 में 2 विधानसभा सीटें जीती। यानी पहले चरण में तीनों पार्टियों की जोर आजमाइश हो रही है। उधर असम की बात करें तो पहली बार सरकार चलाने के बाद बीजेपी के लिए अब विपक्ष पर हमला करना उतना आसान नहीं रहा है जितना कि 2016 में हुआ करता था। यहां ऊपरी असम के 12 जिलों की 47 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का पहला दांव है और कांग्रेस लगातार 16 साल के अपने शासन की खूबियों और बीजेपी के 5 साल की खामियों को गिनाने में जुटी है। बंगाल और असम दोनों जगह कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों को साधने के लिए अपनी आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ज्यादा साख दांव पर लगी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी और तृणमूल कांग्रेस की हैट्रिक लगाने को बेताब ममता दीदी की राजनीतिक जमा पूंजी का संघर्ष अपने चरम पर है। मोदी ने परिवर्तन का नारा दिया है तो ममता दीदी ने खेला होबे का। बंगाल मुख्यधारा के राज्यों में ऐसा हिस्सा है जहां बीजेपी को अपनी पकड़ काफी मजबूत बनानी है। बहरहाल बंगाल के चुनाव में मुद्दों के साथ साथ कई अन्य मुद्दे भी हैं। मसलन मशीनरी को दुरुस्त करने का चुनाव आयोग ने बंगाल में 5 अफसरों एसपी डायमंड हार्बर, कूच बिहार एसपी, एडीजी वेस्ट जोन समेत डीईओ झारग्राम का तबादला कर दिया है। इन 5 अफसरों को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया गया है। ममता बनर्जी को शायद अपने 10 साल के काम से ज्यादा अफसरों पर एतबार है, तभी तो चुनाव आयोग के तबादलों के फैसले पर वो फौरन सवाल उठा देती हैं। उधर उत्तर प्रदेश के बाद अपने दूसरे टेस्ट लॉन्चिंग में असम में उतरी प्रियंका ने चाय बागानों के साथ साथ सीएए का मुद्दा उठाकर बीजेपी को डेंट देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन ऊपरी असम की 47 से पिछली बार 35 सीटें जीतने वाली बीजेपी पहले चरण में आश्वस्त नजर आ रही है। तो बिसात बीत चुकी है और चुनाव करीब आ चुके हैं। 27 तारीख का वो दिन होगा जब पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण का चुनाव होगा। इसी पर बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा के लिए खास पैनल भी मौजूद है। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आपका स्वागत है चंद्रमोहन जी। साथ में हमारे साथ संजीव कौशिक नोएडा स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। गुलरेज शेख बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही तृणमूल कांग्रेस के बादल देवनाथ भी हमारे साथ हैं। ये सारे नेता हमारे साथ हैं और हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव की। सबसे पहला सवाल हम संजीव जी आपसे करना चाहेंगे। अब पहले चरण की बिसात जबकि बीत चुकी है, आप क्या पाते हैं? सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर्स आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है इस पूरे चुनाव में। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या ममता बनर्जी को वो हाशिए पे धकेल पाएंगे। ममता बनर्जी की अपनी एक जो ताकत होती है क्षेत्रीय छत्रपों की, वो अभी भी मजबूती के साथ वहाँ पे खड़ी हैं जी। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करने वाले लोग हैं या उनके जो स्टार प्रचारक जिनके बारे में हम लोग कह रहे हैं, क्या यह भी लाख टके का प्रश्न है कि ये जाके वहाँ करेंगे क्या और बोलेंगे क्या और बोले क्या हैं। ये यदि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में यदि खास करके योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए, बहुत सारे आलोचक ये भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा नजीर उन्होंने पेश कर दिया महिलाओं, दलित महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसी एक सेक्टर की बात यदि कर ले जो डंके की चोट पे कह पाए कि ऐसा ही राम राज्य हम यहाँ भी स्थापित कर देंगे। सवाल यह है कि कई तरह के इसमें प्रश्न खड़े होते हैं और जिस पर बीजेपी जवाब नहीं दे पाती है।
बावजूद इसके बीजेपी पूरे दमखम के साथ, चूंकि बीजेपी के पास उसके तर्कश में ऐसे ऐसे तीर हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे धार्मिक ध्रुवीकरण की बात हो, या फिर राम मंदिर की बात हो, इस तरह के मुद्दे हैं जिसको वो ले जाना चाहती है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बंगाल की वो प्रबुद्ध जनता जो पिछले 40 सालों की बात कर ले या 4 दशकों की बात कर ले, 3 दशकों तक लगातार वहाँ पे वाम दलों ने शासन किया, सत्ता पे 10 साल से तकरीबन तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन वहाँ की जनता इतनी प्रबुद्ध है कि वो खोखले वादों या धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं होने दी है। यानी आप इस बार ममता बनर्जी का पलड़ा कुल मिलाकर भारी मानते हैं? जी। और डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या होंगे संजीव जी इन चुनाव में, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता निश्चित तौर पे 10 साल होने के बाद में एक असंतोष और क्षोभ की बात पश्चिम बंगाल की जनता के मन में है। जो वो उम्मीद रखे थे ममता बनर्जी से, वो पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन क्या ममता बनर्जी से जो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो पाई है, वो भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की जनता ये बात समझ रही है कि केवल ध्रुवीकरण के आधार पर यदि हम वोट करते हैं तो फिर हम ठगे जाएंगे। ममता बनर्जी से बहुत सारी कमियां रही हैं, वो कमियां पूरा लंबे समय तक संजीव जी रहने के कारण एक सत्ता विरोधी लहर का भी तो सामना ममता बनर्जी कर रही है। हाँ, निश्चित रूप से वो कर रही है। तभी तो हम ये कहने पे, या जो राजनीतिक पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, सत्ता परिवर्तन होता हुआ उनको दिखाई दे रहा है, जबकि मुझे ऐसा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ममता बनर्जी को अपने किले को बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, वो भी कर रही हैं जो वो कर सकती हैं जी। उनके ऊपर भी आरोप जो लगाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो पोलराइजेशन के या धार्मिक ध्रुवीकरण की बात जो कही जाती है, एक तरह से उनके ऊपर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबके बावजूद ममता बनर्जी अभी भी अपने किले को बचाने में मुझे कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। कांटे का मुकाबला है, इस बात को सब मान रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी इसमें भारी हैं। संजीव जी की अगर बात करें तो गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गुलरेज जी, अपने आप में राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ से हमारे सामने जो व्यू संजीव जी दे रहे हैं वो ये है कि ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है, और शायद इसलिए क्योंकि एक क्षेत्रीय नेता के तौर पर सबसे बड़ी छवि उनकी है। ममता बनर्जी निर्विवाद रूप से पश्चिम बंगाल के इस चुनावी समर में सबसे बड़ी नेता हैं, और उस आधार पर बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। आशुतोष जी, एक बात है कि कांग्रेस से यदि कंपेयर करें कि पैन नेशनली जैसा कांग्रेस का प्रदर्शन होता है, उससे ज्यादा फोर्स से ममता बनर्जी लड़ रही हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो टक्कर जो है वह है, लेकिन ममता बनर्जी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इतना काम नहीं करना पड़ेगा जितना काम वो खुद हारने के लिए कर रही है। आपने देखा परसों ही हमारे मंडल अध्यक्ष की लाश किस प्रकार से झूल रही थी फांसी के फंदे पर, वो पब्लिकली लटका दिया गया। आप ये बताइए कि आप जिस भी जिले के बाशिंदे हो, आप दिल्ली में रह रहे हो, नोएडा में रह रहे हो, इस प्रकार की राजनीति कभी हमने नहीं देखी जिस प्रकार की पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में ये आज से नहीं है। देखिए, कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार और दूसरी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कांग्रेस के बाद जो वामपंथी आया, वामपंथी ने एक लाल खून की, जो लाल राजनीति करते हैं, तो वो जो लाल भाई थे वो खून की भी राजनीति करने लगे। वो वही कैडर अडॉप्ट किया है ममता बनर्जी ने। तो बंगाल की जनता भी आजिज आ चुकी है। मैं जिस राज्य में राजनीति करता हूं वहां पर मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये देखा है कि चुनाव के समय कांग्रेस के या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई, थोड़े बहुत लड़ लिए। पास के राज्य यूपी बिहार में देखें तो कभी कभी हत्या होती है, राजनीतिक हत्या होती है। लेकिन क्या आपने किसी राज्य में देखा कि बम फेंके जाते हैं, बम मिलते हैं? ये पश्चिम बंगाल में ही क्यों होता है? तो पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता इन चीजों से बाहर निकलना चाहती है। बादल देवनाथ जी से इस बात सवाल का जवाब ले लेते हैं। गुलरेज जी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। बादल जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि सभी राज्यों में पॉलिटिकल राइवल्स तो होते ही हैं, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, लेकिन राजनीतिक हत्याओं के मामले में और राजनीतिक हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल एक बेजोड़ राज्य कहा जा सकता है। और खास बात यह है कि 2019 और 2020 के तो आंकड़े भी एनसीआरबी के पास नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने भेजे नहीं है। 2018 तक के आंकड़ों के आधार पर ही अपनी बात कह रहा हूं कि देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक हिंसा वाला राज्य पश्चिम बंगाल बना है। देखिए, ऐसे तो डिबेट में कैसे कहूंगा, लेकिन मैं आपको जो 200 साल 500 साल या 1000 साल 5000 साल पहले से गंगा के इस पार में जो राजा महाराजा का, जमींदार जो था, उन लोगों का जो लड़ाई था ब्रिटिश पीरियड में, देखिए विनय बदल दिनेश, बाघा जोतिन, ऋषि अरविंदो जो लड़ाई किया ब्रिटिश के खिलाफ, उसके बाद भी जब वो बम तो वहां से शुरू हुआ, विनय बदल दिनेश से गोली चला राइटर्स बिल्डिंग में, और वो खुदराम ने बम तो ब्रिटिश के ऊपर से फेंका था। ये तो आज का नई बात नहीं है, 1000 साल 5000 साल से ये गंगा की इस पार में होता है, लेकिन ये आइडियोलॉजी का लड़ाई है।
इसमें किसी को नहीं। और काल का जो बात कर रहे हैं उसके पहले कुछ बिहार में और टीएमसी कार्यकर्ता को भाजपा के लोग ने कुछ बिहार जिस इलाका बोल रहे हैं उस इलाका में ये टीएमसी कार्यकर्ता को हत्या किया है और तीन की टीएमसी, लेकिन नेशनल चैनल किसी को दिखाता नहीं है। टीएमसी को भाजपा का कोई किसी को इंजर्ड हो जाता है तो उसको दिखाता है, लेकिन टीएमसी का कार्यकर्ता एक एक करके मर जा रहा है उसको नहीं दिखा रहा है, कोई नेशनल चैनल दिखाता है नहीं है। क्यों दिखाता है नहीं, वो भाजपा जानते हैं। और दूसरा बात है जो आपने जहां से शुरू किया आसाम में मैंने इस बार दो बार घूम के आया। आसाम में जितना कोशिश करे वहां पर सर्बानंद सोनोवाल नहीं आ रहा है, क्योंकि सीए एनआरसी को लेकर आज भी मैं आपका चैनल में बताऊंगा 12 जो लोग हिंदुत्व और सनातन धर्म का बात करते हैं 12 लाख हिंदू बंगालियों का नाम वहां पर नहीं है और 6 लाख मुसलमान का नाम एनआरसी में नहीं है, लेकिन वो लोग 50 साल 60 साल 70 साल आते से आसाम में रहते हैं। दूसरा बात है, देखिए CNXOC वोटर जो है उनका जो सर्वे है उसमें सबने बताया 55% लोग 55% लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बने, सब लोग चाहते हैं और 20% मुख्यमंत्री दिलीप घोष को दिया है। बिल्कुल इस बात से बादल जी हमें कोई एतराज नहीं है और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री पद के तौर पर पहली चॉइस 55% लोगों की सर्वे में ममता बनर्जी के पक्ष में निकली है, लेकिन साथ में मुकाबला कांटों का है और बढ़त बीजेपी की भी है। और 10 सेकेंड देखिए, एक ममता बनर्जी और उसके साथ उसका वर्कर्स जैसे हम जैसे सोशल वर्कर, सब सोशल वर्कर टीम में एक ही लीडर है, बाकी सब सोशल वर्कर है। और भाजपा में देखिए पूरा राष्ट्रीय शक्ति लगा दिया, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार मैं भाजपा अमित शाह मोदी जी को कहूंगा, ब्लेड को हारने के बाद भाजपा जब इस बार हार जाएगा 50 सीट मिलेगा, भाजपा को मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन हार जाएगा पूरे देश में चलिए नहीं दिखा पाएगा। मतदाता निर्धारित करेंगे। बहरहाल हम चंद्रमोहन जी का रुख करेंगे। चंद्रमोहन जी, तीसरा प्लेयर कांग्रेस और लेफ्ट का है, लेकिन इतना ठंडापन क्यों है? अभी गुलरेज जी भी बता रहे थे एक किस्म का नेपथ्य में आप रहते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में। वो सीरियसनेस, वो गंभीरता क्यों नहीं लीडरशिप की दिख रही है पश्चिम बंगाल में? देखिए, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इसकी चर्चा गुरेज भाई भी कर रहे हैं और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं इसकी चर्चा बादल जी भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब डेट मीन क्लियर कि कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है। आपका जो वक्तव्य है उसका मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, गुलरेज भाई ने अपना वक्तव्य शुरू करा, उससे पहले चर्चा किसी करी कांग्रेस की, क्योंकि उनको बिना कांग्रेस के कोसे उनकी सत्ता चल नहीं सकती, उनकी बात चल नहीं सकती। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ करा होता 2014 से अब तक या किसी ऐसे स्टेट में कुछ डेवलपमेंट कोई काम करे होते तो आज वो उसको लेके बंगाल में जाके दिखाते, लेकिन वो नहीं दिखाए। वो दिखाते क्या है? भय। बंगाल में भय। और भय किसके नाम से दिखाते हैं? उस गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की एक जगह बात है कि जहां चित्त भय शून्य है, जहां चित्त भय शून्य है वहां ज्ञान मुक्त हो। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के उस बंगाल के अंदर आप जाके भय दिखाते हो। भय क्या दिखाते हो? बंगाली को बंगाली के साथ लड़वाकर उस भय से आप वोट लेना चाहते हो। ठीक उसके विपरीत आप टीएमसी के पास चले जाइए। पिछले 10 वर्षों से सत्ता के अंदर रहने के बाद, दीदी को शासनत देने के बाद दीदी हो गई, लेकिन दीदी ने बंगाल की जनता को बंगाल से लड़ने के लिए खड़ा रखा। मेरे वक्तव्य आपकी बात पे लाऊंगा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो कांग्रेस के जो लीडरान हैं वो वहां पर मैदान में नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या ये प्लेटर पर एक तरीके से ये रखने की बात है कि भाई ममता बनर्जी को जीतने दो और बस कहने भर को चुनाव लड़ लो? क्योंकि मुझे नहीं लगता वहां पर राहुल गांधी गए हों या सोनिया गांधी की रैलियां हमको नजर आ रही हों। देखिए आशुतोष जी, ऐसा नहीं है। कोई भी प्लेयर जब कोई मैदान में खेलता है तो वो जीतने के लिए खेलता है। कांग्रेस जीतने के लिए खेल रही है, कांग्रेस बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। तो कांग्रेस की पूरी टीम वहां पर लगी हुई है, कांग्रेस के हर सीनियर नेता लगे हुए हैं। राहुल जी भी जाएंगे, देखिए जब वक्त आएगा उसके राहुल जी भी जाएंगे, प्रियंका जी भी जाएंगे। हमारा सिमेट्रिकली पूरा टीम वहां पर वर्क कर रही है, उसी की चर्चा है। आज विषय क्या है? देखिए, विषय दोनों पार्टियां वहां पर बंगाल के विकास की बात नहीं करती, बंगाल के रोजगारी की बात नहीं करती, बंगाल की सुरक्षा की बात नहीं करती, बंगाल में महिला सुरक्षा की दोनों बात नहीं करती। दोनों भय दिखाते हैं और भय दिखा के वोट को लेना चाहते हैं। अभी चंद्रमोहन जी, ये कहने का क्या कारण बनता है आपकी नजर में कि अभी वो वक्त नहीं आया है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बंगाल में उतरे? नहीं, वक्त से मतलब अभी राहुल गांधी जी ऑलरेडी साउथ के दौरे पे गए हुए हैं, साउथ पे वर्क कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी अभी असम में है, तो नेक्स्ट दौरे भी उनके प्रियंका गांधी जी के उस तरफ बंगाल में भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा हाईकमान बंगाल के लिए ध्यान मग्न नहीं है, बिल्कुल उसकी तरफ अग्रसर रहेंगे। दौरे आएंगे। मतदाता में क्या संदेश जाता है जब इस तरह की चीज होती है? मैं कांग्रेस का जिक्र यहां पर करूंगा कि जब वो देखता है कि वाकई में जो सीनियर लीडरान हैं वो पश्चिम बंगाल की चुनावी रैलियों से नदारद हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से अंदर खाने वो भी ये
चाह रहे हो कि ममता बनर्जी अगर मेन राइवल बीजेपी की है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में है तो वो विजेता हो जाएं। क्या ये मैसेज, ये देश का मतदाता इस बात को समझ पाता है इसी रूप में? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की बात है, भारत की मीडिया ने ये एक प्रारूप के तौर पे आप कह सकते हैं इसे गढ़ दिया है कि वहाँ पे असली लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में ही है और कांग्रेस पार्टी और वामदल हाशिए पे है। कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी यदि एग्रेसिव होकर लड़ेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी टीएमसी को। कांग्रेस पार्टी की ये नीति है कि टीएमसी को बचाए रखना है, क्योंकि वो अपने असली राजनीतिक प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी को मानती है, अपना टीएमसी को वो अपना प्रतिद्वंदी आज के वक्त में नहीं मानती है। तो इस तरीके से वो चाह रही है कि हम ज़्यादा एग्रेसिव होकर यदि लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें टीएमसी को हानि हो। उससे बेहतर है कि टीएमसी को हानि ना पहुंचे और हमारी सीटें जो पहले थी वो सुरक्षित रहे कम से कम। और निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है और जिस तरह से इन दोनों लाइनों के बीच में एक अलग लाइन, चूंकि एक तरफ एक ध्रुवीकरण की बात और दोनों तरफ की ध्रुवीकरण की बात, जैसे मैंने कहा कि टीएमसी भी अपने ध्रुवीकरण के आधार पर अपने आप को मजबूत बना के रखी है, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी रखी है। लेकिन कांग्रेस ने कोशिश की है अपने परंपरागत उन वोटरों को अपने साथ में रखने का जो सचमुच में भूख, भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी की बात से इनसे जुड़े हुए हैं। इनकी कोशिश यही है। चलिए बादल जी, आपसे मैं ये सवाल जानना चाहूँगा कि हम इसको कैसे देखें। इलेक्शन कमीशन को बायस्ड बता रहे हैं, उनकी कार्यशैली को ऑब्जेक्टिव नहीं बता रहे। आप ये कह रहे हैं कि उनका 8 चरणों में चुनाव कराना भी कहीं ना कहीं से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। ये टैक्टिक क्या कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मैं ये इलेक्शन कमीशन का ऑफिस के साथ मैं बहुत बार गया दिल्ली ऑफिस में, अशोका रोड में। मैं उनके बारे में, उनका प्रोसेस के बारे में, कार्यक्रम के बारे में जानता हूँ। लेकिन इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो किया इस बार बिल्कुल गलत किया। मैंने अपने तरफ से मानता हूँ किसी का पार्टी का डिसीजन तो पार्टी के लीडर से तो कह रहे, क्योंकि वो 8 चरण में क्यों, इस कोरोना काल में जब बंगाल में हर दिन 400 200 करके कोरोना बढ़ रहा है, मरीज फिर से बढ़ रहा है, तो इस बार 8 चरण में वोट क्यों? 4 चरण में 5 चरण में कर सकते थे। लेकिन नहीं, क्या मतलब भाजपा को सुविधा एक जिला में जहां पर टीएमसी के हर एमएलए टीएमसी का, विधायक टीएमसी का है, वहां पर एक भी भाजपा का सीट नहीं मिलेगा। वहां पर तीन चरण वोट, ऐसे एक बीच में 2 चरण 3 चरण लगा दिया। ये तो बिल्कुल गलत है। मैं तो हम सब कहता हूँ, हमसे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफिस को अमित शाह जी खुद चला रहे। जो बात मैं आपको कहना चाहता था, मुझे 30 सेकंड टाइम दीजिए। देखिए, बंगाली समाज जो है पूरे विश्व जहाँ अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहां पर जाइएगा बंगाली समाज का जो कल्चर, जो संस्कृति, जो कृषि है, वो देखिए नासा में हो, इसरो में हो, हर जगह में, देखिए कविता में हो, फिल्म स्टार में हो, फिल्म में हो, जहां पर जाइएगा बंगाली समाज का एक मजबूत ये है जो वो देश पूरे विश्व में बंगाली समाजों का नाम रोशन करते हैं और पूरे देश का भी रोशन करते हैं। इसी बंगाली समाज का पूरे देश के अंदर 2 नंबर में हो गया लैंग्वेज और वर्ल्ड में 8 नंबर में है। और इसी बंगाली समाज को बदनाम करने के, बंगाली समाज को कृषि कल्चर को बदनाम करने का जो कोशिश गुजराती का जो बेनिया कर रहा है, ये अभी कांग्रेस के टाइम में नहीं था, उसके पहले भी नहीं था। बंगाली समाज को सब सम्मान करते थे, लेकिन 2 बेनिया है जो आज भी काल भी बंगाल में आगे बढ़ा। हम तो बेनिया है, हम ऐसे को लेकर वो लोग काम करते हैं। जी समाज का जो बदलाव। जी बादल जी, संजीव जी, ये परिपाटी होती जा रही है कमोबेश समस्त विपक्षी दलों में कि वो इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हैं, उसकी कार्यशैली पर निशाना साधते हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा कारण इसके पीछे कारण भी है। हमने देखा है कि पिछले 5-6 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सरकार में, केंद्र में, देश की संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण जिस तरह से हुआ है, निश्चित रूप से सब कुछ संदेह के घेरे में है। हमने देखा है कि इलेक्शन के वक्त में किस तरह से छुट्टे घोड़े के जैसे ईडी और सीबीआई को छोड़ दिए जाते हैं, ये भी आपने देखा है। हमने ये भी देखा है पिछले ही इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में, कि यदि विपक्षी दल जाकर के इलेक्शन कमीशन के पास किसी तरह की कोई रिपोर्ट करता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। अदालत को बीच में इंटरफेयर करते हुए हमने देखा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल इस शासन से पहले नहीं होता था, ये आप कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं होता था, लेकिन इस शासनकाल में ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैंने इलेक्शन कमीशन की बात जो आपने शुरू की, इलेक्शन कमीशन में क्या पिछले इलेक्शन में हमने देखा नहीं है, लोकसभा के इलेक्शन में, कि किस तरह से विपक्षी पार्टियों की सुनवाई नहीं होती थी तो कोर्ट को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। जाहिर सी बात है कि आप संदेह के घेरे में हैं, और संदेह के घेरे में उन तमाम एजेंसियों की बात जिसके बारे में मैं कर रहा हूं, वो तमाम एजेंसियां हैं। और भारतीय, आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए किस तरह से पवार साहब के सामने ईडी दौड़ा दिए गए, इलेक्शन खत्म, बहुत सारी कहानी खत्म। बिहार के इलेक्शन में भी ऐसा हुआ है।
तो मतलब ये इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली को पारदर्शी नहीं कहा जा सकता, ये कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से कार्यशैली जो रही है वो संदेह के घेरे में है, जिसके वजह से विपक्षी पार्टियां उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं। गुलरेज जी से जवाब ले लेते हैं। गुलरेज जी, देखिए, जिस प्रकार की बातें बादल साहब कर रहे थे अभी, वो तो बदतमीजी से, वो तो किसी को भेड़िया बोलना, किसी को क्या बोलना, कि क्या संस्कार है मुझे नहीं पता। मैं किसी के विषय में आपको जितना मुझे सुनना है, आपने बहुत कुछ बोला है, छोड़ दीजिए आप। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए बादल साहब। बंगाल के आपका पार्टी का हो सकता है, कल्चर नहीं है, जो कल्चर तो अफगानी जो शासन था उसका जो राष्ट्रनायक है आप लोग के पास नहीं है। जो अमित शाह भेजेगा बिजनेस से तरफ से पार्टी देख सकते हो, पार्टी के मैं किसी को सम्मान करता हूँ और देश के प्रधानमंत्री को भी सम्मान करता हूँ। आप पूरे ममता बनर्जी भी देश के जाहिल बीच में बोलते हैं चुप रहो, जाहिल बीच में बोलते हैं चुप रहो, क्या चुप रहो, क्या ठीक से बताइए। जाहिल बीच में बोलते हैं चुप रहो, क्या चुप रहो, क्या जाहिल बीच में बोलते हैं चुप रहो, जाहिल बीच में बोलते हैं, अकलमंद बुद्धिमान बीच में नहीं बोलते, जाहिल बोलते हैं बीच में, जाहिल लोग बीच में बात करते हैं। बादल साहब आप अकलमंद व्यक्ति हैं, जाहिल बीच में बोलते हैं चुप रहो। बादल साहब जाहिल बीच में बोलते हैं, जाहिल बीच में बोलते हैं, जाहिल बीच में बोलते हैं चुप रहो, जाहिल बात करते हैं बीच बीच में। मैं शांति से सुन रहा था जब आप बोल रहे थे, मैं जब बोलने का समय आया आपने इंटरप्ट करने लगा। ये बुद्धिमान लोगों के व्यवहार नहीं होता, ये जाहिलों का व्यवहार होता है। आप सुन लीजिए, देखिए आपको दिख रहा होगा, व्यूअर्स को भी दिख रहा होगा कि इनकी बेचैनी क्या है, किस प्रकार से भारत चुनाव आयोग के ऊपर ये लोग आक्षेप लगा रहे हैं। आप ये देखिए कि यदि 8 चरणों में चुनाव हुआ, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लाशें टंगी हुई मिल रही है। यदि 2-3 चरणों में होता तो कितनी और डेड बॉडीज गिरती। सबसे पहली बात यह है, यदि ये कहते हैं कि 8 चरण में क्यों हो रहा है, अरे भैया जितना हमको समय मिल रहा है हमसे ज्यादा तो आपको मिल रहा है। हम तो पैन इंडिया पार्टी है, हमको तो 5-5 राज्यों में चुनाव लड़ना है, आपको तो एक ही राज्य के अंदर ही पूरा कंसंट्रेट करना है। तो जितना टाइम हमको मिल रहा है उससे ज्यादा आपको मिल रहा है, आप हार रहे हैं तो इसका ठीकरा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप भारत चुनाव आयोग पर फोड़े या किसी और पर फोड़े। आपको अपने कर्तव्य हरा रहा है, अपने कर्तव्य को सुधारे, ये माइक रखने से कुछ नहीं होता। जनता आपको घर भेजने वाली है, आप जा सकते हैं सर। जी जी गुलरेज जी, आप फिलहाल शुक्रिया इस टॉपिक पर। असम का जिक्र कर लेते हैं। संजीव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, असम में कांग्रेस और AIUDF का साथ होना, क्योंकि पिछले जब 2016 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो ये दोनों अलग अलग थे और हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम मतदाता निश्चित रूप से विभाजित हुआ था। इस बार इनका साथ होना अपने आप में कितनी थ्रेटनिंग सिचुएशन माना जाए अगर बीजेपी के दृष्टिकोण से सोचें तो? देखिए, मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की जो रणनीति रही है असम में, खास करके यदि हम बात कर ले, जिस गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका लाभ कांग्रेस को मिलने जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि जिस तरह से CAA के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी मुखर होके बंगाल में जो अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ का जिक्र करती है, वो असम में जाती है तो उसके सुर कुछ और बदल जाते हैं। बिल्कुल, दोनों जगह पे सुर उनके बदल जाते हैं। तो राजनीति में ये चलता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं आप? और बदले हुए सुर किस मुद्दे? हाँ, ये CAA की बात कर रहे हैं कि एक तरफ जहाँ घोषणा पत्र में आप खुलेआम ये बात तर्क के रूप में रख रहे हैं कि नहीं हम आएंगे तो किस तरह से NRC से बाहर निकालेंगे, किन परिस्थितियों में NRC असम में होना शुरू होता है, 16 लाख लोगों के नाम आते हैं, 10 लाख किस समुदाय से आते हैं, फिर उनको छोड़ करके पूरे सिस्टम को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें खुल के ये बात सामने आती है। वहाँ यदि ये खुल के चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए वो हानिकारक रहेगा। जानबूझ के इस पर वो चर्चा नहीं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की रणनीति रही है, दोहरी रणनीति जिसको कहा जाता है, हालांकि ये हास्यास्पद भी इसलिए नहीं है चूंकि ऐसा होता है। गुलरेज जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। गुलरेज जी, ये CAA को लेकर पश्चिम बंगाल और असम में अलग अलग नीति आपकी क्यों है? इतना ज्यादा फैनफेयर के साथ इस कानून को लाया गया था और उसके बाद उसको रेज भी नहीं किया जा रहा है चुनाव में।
नहीं आशुतोष जी, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, एनआरसी जो हुआ था वह चूंकि असम में ही हुआ था, असम की जो आवाम है उसके प्रत्यक्ष बिंदु और उसके प्रत्यक्ष पक्ष से अवगत है और भली भांति अवगत है, तो इसलिए वो बातें करने का विषय नहीं बनता। नहीं, पर कानून जारी होने के बाद अभी तक नियम तक नहीं आए हैं साहब इसके। नहीं, वो तो बनना है ना, पैन इंडिया बनना है। असम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है असम के साथ, जहां प्रॉब्लम थी वहां पर जिक्र किया जाएगा। असम में तो जो होना था हो गया है, असम में एनआरसी हो चुका है, अब सीए आ चुका है, तो असम का विषय बनता कहां है। चलिए चंद्रमोहन जी, एआईयूडीएफ को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, कट्टरपंथी किस्म के बयान बदरुद्दीन अजमल देते रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा विवादास्पद बयान दिए हैं, कुछ ऐसे विवादास्पद बयान वीडियोस पिछले दिनों शेयर हुए इंटरनेट पर। आप रजामंद हैं, उन बयानों से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप सेक्युलरिज्म का दावा करते हैं और बदरुद्दीन अजमल का दामन थामते हैं। देखिए, बिल्कुल भी हमारा कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी किसी भी इसी ऐसे नेतृत्व या किसी ऐसे बयान का समर्थन नहीं करती, कठोर विरोध करती है। गुलरेज भाई बड़े मधुर भाषी हैं, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। गुलरेज भाई ने बोला प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है। देखिए, आज बहुत बड़ा विषय यहाँ पर डिबेट में उठा है, मैं उस पर थोड़ा सा विस्तार में बात करना। जो सीए, कांग्रेस की स्पष्टता क्या है? कांग्रेस की स्पष्टता बिल्कुल सीए के अगेंस्ट में पूरे हिंदुस्तान के लिए कि सीए नहीं चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर नहीं चाहिए। और आपकी स्पष्टता क्या है? आप देश की सबसे बड़ी पार्टी है और आप सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आज आप इस क्वेश्चन को उठते हुए आपने प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया देश के सामने कि आपकी नीति, चाल चरित्र चाला, जहां आपको वोट मिलेगा, जहां आपकी थाली में खाना आएगा, वहां थाने के नमक उस हिसाब से डलेगा। नमक शरीर को फायदा करे या ना करे उससे आपको मतलब नहीं है, फायदा आपको करे। ये सीए का दायित्व आज आपने इस डिबेट के थ्रू सहारा के अंदर बताया। मैं धन्यवाद करता हूं गुलेश भाई। मधुर भाषी के अंदर कई बार कई शब्द निकल जाते हैं, तो मैं इसके लिए आपको शुक्रिया देता हूं। देखिए, असम की जनता के सामने, असम के जो स्वर्गीय तरुण गोगोई जी थे, उनके द्वारा जो शासन उतरा उसके अंदर शांति और शासन रही और वही प्रगति करेगी। और आज असम में 5 गारंटियां कांग्रेस ने दी हैं, उन्हीं 5 गारंटियों के ऊपर ग्रामीण के लिए 2000 रुपए की विषय का, लेबर के लिए 365 रुपए और नो सीए और 2000 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा करा है। 5 लाख नौकरी सरकारी देंगे। इसी नीतियों के ऊपर कांग्रेस असम के अंदर जीतने जा रही है। असम तो अवगत है उससे, बंगाल में आवश्यकता है। बंगाल की भी बात कर लेंगे, पहले असम का तो आपसे जवाब ले लें। आपने तो 15 लाख नौकरी थी गुरेज भाई, वो 15 लाख आपने दी, कम से कम सत्ता में रह के, बिना सत्ता के रह के हम 5 लाख देने की वादा कर रहे हैं। भाई चंद्रमोहन जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। संजीव जी, एक बहुत संक्षेप में आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगा एक बात का, कि नेशनल जो पॉलिटिक्स है उस पर आप इन विधानसभा चुनाव का क्या असर पड़ता हुआ देखते हैं इमीडिएट? देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में विधानसभाओं का और दोनों को तुलनात्मक आप देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रीय राजनीति को अब राज्य की राजनीति में घुसेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य की जनता बहुत प्रबुद्ध होती है, उसको पता होता है, उसको अपने गली के बारे में, मोहल्ले के बारे में, उसके अपने क्षेत्र के बारे में पता होता है। राष्ट्रीय राजनीति अलग है, लेकिन हमने चूंकि पिछले कुछ वर्षों में देखा है, ये परिपाटी बनी है कि केंद्र की राजनीति वो प्रभावित कर रही है राज्य की राजनीति को। एक कोशिश यहाँ पे है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्पेस बचा हुआ था, उस स्पेस को भरने का प्रयास। बादल देवनाथ जी कुछ कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में बादल जी, वक्त की कमी है। मैं आपको फिर से मैं अनुरोध करूंगा, कोई जिसके पास जानकारी है, जो भाषा का मर्यादा रखता है, सीनियर को मानते हैं, सम्मान देते हैं, इन लोगों को डिबेट में बैठाएगा भाजपा के पक्ष में तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा बात है, जो करने वाला, आप कह रहे हैं भाषा की मर्यादा नहीं है गुलरेज साहब को, और यहाँ पर चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि वो तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। नहीं, गुलरेज भाई बहुत सॉफ्ट और बहुत डिबेट। चलिए, बड़ी बहस में वक्त की थोड़ी सी कमी है। आप सभी मेहमानों से अगली डिबेट में एक बार फिर से मुलाकात होगी। तो पश्चिम बंगाल और असम की जो सेज है वो सज चुकी है। 27 तारीख का वो दिन होगा जब पहले चरण का मतदान होगा। देखते हैं मतदाता किसको चुनते हैं, लेकिन ये बात जरूर कही जा सकती है कि ये दोनों चुनाव जो हैं कहीं ना कहीं से केंद्रीय राजनीति पर भी ठोस प्रभाव डालेंगे। खासकर पश्चिम बंगाल का चुनाव, जो कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नाक की लड़ाई बन चुका है। देखना होगा इसमें क्या होता है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। अपने सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमोहन जी, आपका भी शुक्रिया। गुलरेज जी और बादल देवनाथ जी, आपका भी हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बड़ी बहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला सहारा समय पर चलता रहेगा।